तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ विज्ञान का 2025 का वायरल पेपर। विज्ञान का 2025 का वायरल पेपर जो कि आपका पेपर है 4 मार्च को होने वाला। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पेपर लेके आ गया हूँ। इसका कोड है 824 IO। कितना कोड है? 824 IO। ठीक है, इसको आपको पूरा का पूरा लगा के जाना है और 70 में 70 आपको नंबर लाना है। ठीक है, औरों की तरह नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको पेपर दिखा के छोड़ दिया जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको सोल्यूशन यानी कि हल भी दिया जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा आपको देख के जाना है फटाफट, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। ठीक है, मैथ में हम लोगों का काफ़ी क्वेश्चन फंस चुका था। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं हम लोग, आपको क्वेश्चन बताते हैं, उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, खंड अ का ऑप्शनल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, जितना फोकस दूरी कम होगा, जितना फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा, उतना ही आप छोटी से छोटी चीज़ों को क्या देख कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी देखिए कम किस में, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, और छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसके लेंस का? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा होता है? इस तरीके का होगा। ठीक है, तो किस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। फोकस इसका सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दिया होता है ऑप्शनल में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो ये करेक्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना सबसे कम? 10 है, तो हमने 10 पे टिक लगा दिया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है, ये लॉन्ग में भी आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आएगा, तो क्या पूछेगा कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण है, क्या है? उत्तल दर्पण। इस तरीके का कोई दर्पण है, और यहाँ पे मुख्य अक्ष खींच देते हैं, ये ध्रुव है, और यहाँ पे अनंत है। ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु आएगी इस तरीके से, लेकिन ये क्या होगा, टकराने के बाद ये सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे जा नहीं पाता। ठीक है, ये डैश 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 करके आती है। दूसरी जो होती है वो सीधे सेंटर पे जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ छोटा सा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, और क्या है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है इधर बनता है तो वास्तविक होता है, लेकिन इधर बन रहा है तो क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? आभासी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है सीधा, छोटा और आभासी। ठीक है, तो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, आभासी तथा छोटा। ये बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आभासी है, छोटा, और इसमें कैसा बनता है? सीधा भी बनता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आगे का क्वेश्चन कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण होगा। ये आपको सिखाया गया होगा विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है? बैंगनी है। क्या है? वॉयलेट है। तो यहाँ पे कहीं है बैंगनी? नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा है इंडिगो। इंडिगो क्या है? जामुनी कलर। ये यहाँ है? कहीं नहीं है। लास्ट तीसरा ऑप्शन पे क्या है? तीसरे नंबर पे ब्लू है, नीला, नीला रंग है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बैंगनी होता तो बैंगनी होता, इंडिगो होता तो इंडिगो होता, ब्लू है, उसके बाद क्या होगा? ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड कलर का होगा। ठीक है, इसका आंसर आप विबग्योर से दे सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, मैचिंग आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? मैचिंग। ओम। ओम किसका है? मात्रक प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो पहले का आंसर क्या है हमारा? दूसरा वाला सही है। दूसरा देखिए, वाट। वाट किसका होता है? शक्ति का। किसका होता है? शक्ति। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा सही है। अब तीसरा एम्पियर, ये किसका होता है? विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। तो तीसरे का कौन सा हो गया? पहला हो गया। ठीक है, और वोल्टेज, वोल्टेज किसका होता है? विभवांतर का। ठीक है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा है। ठीक है, आइए ऑप्शन में खोल लेते हैं हम लोग, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा कहीं है भी या नहीं। पहले का यहाँ पे चौथा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले का यहाँ पे क्या दिखा रहा है? चौथा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले का दूसरा। डी वाले में क्या कह रहा है? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, मतलब ये भी वाला भी ऑप्शन गलत है। अब ये वाला देखते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा। ये वाला पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। ठीक है, मात्रक याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज। विद्युत धारा को किसे दिखाते हैं? आई से। किसे दिखाते हैं? आई से। प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं हम लोग? आर से, आर रेजिस्टेंस। विद्युत शक्ति का क्या होता है? पी होता है। और विद्युत विभवांतर को भी से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ओम का सिंबल भी याद कर सकते हैं आप इस तरीके से, या फिर ओम आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में लिखने का मन होगा तो OHM भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें जो कि आपको नंबर उठाने में काम आएगा, ठीक है। एक बार ध्यान में रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा ही करना है, पूरा का पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, मैं आपके लिए यहाँ पे मदद कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आंसर लिख के ही आइएगा। आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 व R2 है तो R1/R2 पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अब दो तरह का प्रतिरोध है, पहला है R, दूसरा है R2R, ठीक है ना। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर पहला क्या करें यहाँ पे, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है, तो R + 2R, ये हो गया श्रेणी क्रम। और इसके लिए आंसर कितना है, R1 है, कितना है R1, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2R और 1R कितना हो गया, 3R हो गया, कितना हो गया, 3R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं, अब इनको ये हो गया श्रेणी क्रम, कौन सा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है ना, श्रेणी क्रम। अब इसको किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में, किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में, ठीक है ना। अब देखिए समांतर क्रम में क्या कह रहा है, 1/R2 दिया हुआ है, आंसर कितना दिया हुआ है, 1/R2। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 1/R और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/2R, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2R, कितना आएगा, 2R, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 1 2 1 3 3 हो गया। यहाँ पे हमसे लास्ट में क्या बोला है, R1/R2 क्या निकालना है, R1/R2, ठीक है ना। तो R1 का मान कितना है यहाँ पे, ये देखिए R1 का मान कितना है, 3R, तो हम भी लिख दिए 3R। और R2 का मान कितना निकाल के रखे हैं यहाँ पे, इसको उल्टा करना पड़ेगा। R2 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। R2 यहाँ पे देखिए 1/R2 जो आया है वो कितना आया है, 3/2R, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो R2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2R/3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या पुट करना है हमको, 2R/3 रखना है, कितना रखना है यहाँ पे, 2R/3। R से R क्या हो गया, कट गया, ये कहाँ जाता है, ऊपर। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 3 9, 9/2 आ गया आंसर, कितना आ गया, 9/2, 9/2, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ऑप्शन हमारा समझ में आए कहाँ पर है, ठीक है। ये इसको मैंने क्वेश्चन को हटा दिया, ठीक है। 9/2, ये सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है वो समझिए। यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कौन सा नियम लगाइएगा, दाएं हाथ के नियम से, ठीक है, दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाया गया इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ये है। तो पूछ रहा है कि बल यानी कि F कहाँ पर लगेगा, F कहाँ पर लगेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर दाएं से बाएं आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है दाएं से बाएं की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन अगर दाएं से बाएं आ रहा है तो इसका हमेशा याद रखना आपको कि कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा, क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये एकदम ट्रिक है। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहता है अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर डायग्राम यही रहता इस तरीके से बना होता और इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जाता, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, दाएं से बाएं की तरफ ही जा रहा है, किधर जा रहा है, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता, यहाँ पे क्या होता, इसको थोड़ा सा बदलते हैं, ये लेफ्ट से राइट जाएगा ना। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाता तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ हो जाता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है इसका मूवमेंट आपको पता रखना है, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री से आने लगा है, किसी केमिस्ट्री खंड, ये देखिए सब सेक्शन बी लिख दिया गया। प्रोपेनल क्या लिखा है, प्रोपेनल, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रियात्मक समूह है। देखिए यहाँ पे क्या है, CHO एल्डिहाइड, इसमें क्या लगता है, अल, तो इसका पहला वाला आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर ये वाला होता तो इसमें ऑल लगता है, क्या लगता है, ऑल। ये देखिए कीटोन है, यहाँ पे क्या लगता है, ओन लगता है, क्या लगता है, ओन। ये क्या है, एस्टर है, क्या है, एक्सर। इसमें क्या लगता है, ऑक्सी, जैसे मेथॉक्सी, प्रोपोक्सी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यह आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसमें लास्ट में क्या लगता है, अल। तो प्रोपेनल, इसका क्रियात्मक समूह क्या हो गया, अल हो गया, क्या हो गया, अल। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, उदासीन घोल का पीएच है, उदासीन देखिए अगर 7 से मान कम है, अगर 7 से मान कम है तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय
सात से अगर ज़्यादा है तो क्या कहलाता है? क्षारीय। लेकिन अगर सात ही है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। तो कितने में मान? सात में मान क्या होता है? उदासीन होता है। तो नौ में क्या, कौन सा ए वाला ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री का ही है, 10वां। निम्नलिखित में से कीटोन है, कीटोन ऊन, ऊपर ही मैंने आपको बताया कि कीटोन को कैसे पहचानेंगे? ऊन से। ठीक है। जैसे ये देखिए मेथेनॉल, तो ये कौन सा है? अल्कोहल ग्रुप हो गया। ये क्या है? एथेनॉल, ये भी अल्कोहल ग्रुप हो गया। या प्रोपेन, ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोपेनोन, ओन आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया? ओन। तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, तो ऐसे कैसे पहचान लेंगे हम लोग? ये कीटोन ग्रुप है। कौन से ग्रुप है? कीटोन का ग्रुप है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा धुंधला है तो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस वाला तत्व है, वो है पोटेशियम के। क्या है? पोटेशियम। ठीक है। कौन सा है? पोटेशियम तत्व है। जब हम इसको ठंडे पानी में डालते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है, बाहर निकलती है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है निस्तापन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? निस्तापन। अगर पूछेगा निस्तापन क्या होता है तो आप इसको लिख भी सकते हैं लॉन्ग में भी। किस में लिख सकते हैं? लॉन्ग आंसर में भी ये लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। ये रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 Fe है और यहाँ पे बन गया FeSO4 प्लस Cu। इसने इसको क्या कर दिया? लात मार के हटा दिया। इसने इसको क्या किया? लात मार के हटा दिया। तो ये लात मारने वाली जो प्रक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया में देखी जाती है। किसमें? विस्थापन अभिक्रिया। किसमें? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब हमारा किसका? बायो का क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 शुरू हो जाता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको डर लगता है, हर किसी को डर लगता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, स्वपोषी मतलब वो होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है कि स्वपोषी परपोषी क्या होता है। ठीक है ना। तो स्वपोषी देखिए क्या होता है कि जो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, किसी और पे नहीं होते हैं। इनके लिए आवश्यक चीजें क्या है, क्या क्या जरूरी है वो देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश सनलाइट भी जरूरी है, और क्लोरोफिल भी जरूरी है। मतलब इनमें से सभी जरूरी है। किसके लिए? स्वपोषी के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि इसको कैसे पहचानेंगे। ये है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है। पादप हार्मोन ये क्या करता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें वृद्धि के लिए होता है। पेड़ पौधे में क्या करता है? ये वृद्धि के लिए होता है। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कह रहा है। पराग कोश में होता है। पराग कोश में परागकण, पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। ठीक है। पराग कोश जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। और ये कहाँ पाया जाता है? पराग कोश कहाँ पाया जाता है? ये जो केसर होते हैं ना, पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर का एक भाग है। किसका? पुंकेसर का क्या है? एक भाग है। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं हम लोग। ये पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। किसका? हाइड्रा का। किसका? हाइड्रा। जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है। ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, जैसे छिपकली मान लीजिए हमारे पास क्या है? छिपकली है। अब इसका पूंछ काट दीजिए आप, तो वो फिर से क्या होगा? वो फिर से उसको क्या कर लेगा? बना लेगा। फिर से उसको क्या कर लेगा? बना लेगा। इसको बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। और ये किसमें देखने के लिए मिलता है? हाइड्रा में। किसमें मिलता है? हाइड्रा में। ठीक है। अब कबूतर है, उसका मुड़ी काट देंगे तो बचेगा नहीं, दोबारा अपने आप को नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो पुनर्जनन उसमें नहीं होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच जो खाली स्थान है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीनेप्स। क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्स। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको याद कर लीजिएगा, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, आपको पूरे में पूरे नंबर लाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? कौन है वो? हरे पौधे हैं। कौन है? हरे पौधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट ऑप्शनल होता है आपका। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? तो वो क्या? गोल झुर्रीदार बीज थे, लंबे और बौने पौधे थे, सफेद और बैंगनी फूल थे, या फिर इनमें से सभी थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी पर मेंडल ने प्रयोग किया था। इनमें से सभी पर मेंडल ने क्या किया था? प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ठीक है। अब इसका आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। खंड ब। यहाँ तक आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा उसको समझा दूंगा। ठीक है। अब देखिए खंड ब का क्या कह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखने वाला आंसर आता है। किसका? लिखने वाला। ठीक है। अब यहाँ पे टिक नहीं लगाना है आपको, ये लिखने वाला आएगा। ठीक है। और एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी OMR पे लगाइएगा, अगर गलती से आपको 2 टिक लग जाता है तो उसको काटिएगा मत,
व्हाइटनर बिल्कुल नहीं लेके जाना है आपको, उसमें व्हाइटनर मत चलाइएगा, ठीक है। अगर 2 लग जाता है तो कोई गलती नहीं, इसमें छोड़ दीजिए, ठीक है। ये वैसे भी गलत होगा, लेकिन हाँ, इस पर काटिएगा, मिटाने की कोशिश मत करिएगा इसको, ठीक है। या फिर नाखून से कुरेदिएगा मत, नेल यानी नाखून से इसको कुरेदिएगा मत, ठीक है, वरना वो पेपर आपका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाओं को बताइए। देखिए, प्रकाश के बोला था ना मैं, ये लॉन्ग में भी पूछता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 घटनाएं कौन कौन सी हैं, आप बता सकते हैं। पहला क्या है, आकाश का नीला रंग दिखाई देना। पहला क्या है, आकाश यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ना, आकाश का नीला रंग दिखना, ठीक है। आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी समझिए। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला है निकट दृष्टि दोष, पहला कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा कौन सा है हमारा, दूरदृष्टि दोष। दूसरा कौन सा है, दूरदृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। उनके नाम बताइए, तो मैंने आपको नाम बता दिया, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। पूछा गया क्वेश्चन में क्या, कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर है 2। उनका नाम क्या बताना था, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, कि निकट दृष्टि दोष में निकट की जो चीजें होती हैं वो साफ साफ तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। जबकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, कि दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें जो होती हैं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे बोलिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको 70 में 70 लाने ही लाने हैं, ठीक है। आप लड़के हैं, आप लड़के हैं, ठीक है। आपके लिए कोई नहीं आएगा, आपको घर परिवार ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपके वाले जो है वो उसके लिए कोई ना कोई कहीं बैठा पड़ रहा होगा, ठीक है। आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। जय हिंद।